नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा। आज एनडीटीवी दुनिया में हमारी लीड स्टोरी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ वर्ल्ड वॉर। कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये तीनों देश भी चुप नहीं हैं और पलटवार के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद रोक दी है, लेकिन रूस ने हमले नहीं रोके हैं। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि ग्रीनलैंड के लोग आजकल क्यों इतने नाराज हैं, किस बात का हो रहा है विरोध प्रदर्शन। और साथ ही आपको ले चलेंगे फिलीपींस और दिखाएंगे एक रिपोर्ट के कैसे देखते ही देखते लापता हो गया फिलीपींस में एक लड़ाकू विमान। और साथ साथ क्वींसलैंड में लोगों को दी जा रही है कैसी चेतावनी। लेकिन आज हमारी लीड स्टोरी से पहले एक अहम खबर जो यूरोप के सर्बिया से आ रही है। तो सर्बिया की संसद में जमकर हंगामा हुआ है। आपको हम दिखाएंगे वहां की तस्वीरें। इस तरह का हंगामा मचा कि 3 सांसद इसमें जख्मी हो गए हैं, एक की हालत इसमें नाजुक भी हो गई है। और जिस वक्त यह हंगामा हुआ है, यूनिवर्सिटी स्तर की पढ़ाई के लिए पैसा बढ़ाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन विपक्षी सांसद कह रहे थे कि संसद का ये सत्र गैर कानूनी है और पहले प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के इस्तीफे पर मुहर लगाई जाए। सरकार का विरोध कर रहे कुछ विपक्षी सांसद अपने साथ स्मोक बम और दूसरा सामान लेकर आए थे। उन्होंने संसद में धुआं बम छोड़े, जिसकी वजह से संसद में काला और गुलाबी धुआं फैल गया। इसकी तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। इन सांसदों ने कुछ दूसरा सामान भी इधर उधर फेंका। इस पूरी कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो रहा था, जिसे देश भर ने देखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस इस कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो रहा था। सांसदों ने कुछ सामान इधर उधर फेंका और संसद में काला और गुलाबी धुआं फैल गया। यहाँ पर संसद में धुआं बम लेकर आए थे विपक्षी सांसद, अपने साथ स्मोक बम और दूसरा सामान लेकर आए थे और यहाँ पर हंगामा मचा। सरकार का विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने बम फेंके और इसके अलावा जो दूसरा सामान लेकर आए थे वो भी, और इससे संसद में पूरी तरफ धुआं फैल गया। और अब हमारी लीड स्टोरी, ट्रंप का टैरिफ वर्ल्ड वॉर। ट्रंप का टैरिफ वर्ल्ड वॉर तेज हो रहा है। आज से कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं और ये लागू कर दिए गए। लेकिन क्या टैरिफ वॉर से अमेरिका को वाकई कोई फायदा होगा? क्या अमेरिका के लोगों को इसकी वजह से महंगे सामान नहीं खरीदने होंगे? टैरिफ बढ़ने का असर किस तरह से अमेरिकी शेयर बाजार पर देखा गया है, जब अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 2% तक नीचे गिरा। इस बीच कनाडा के कुदरती संसाधनों के मंत्री जोनाथन विल्किंसन का कहना है कि टैरिफ का विवाद खत्म भी हो जाए, तब भी अमेरिका और कनाडा पहले की तरह कारोबारी साझेदार नहीं रहेंगे। ट्रंप का टैरिफ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ आज से बढ़े हुए टैरिफ लागू हो गए। धमकी तो पिछले महीने की थी, जो अब लागू कर दी गई है। अमेरिका आयात होने वाले जरूरी सामानों पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं और अब कनाडा से आने वाले सामान पर 25%, मेक्सिको से आने वाले चीजों पर भी 25% और चीन से आने वाले सामान पर 20% टैक्स लगेगा। ये तीनों देश अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा कारोबार करते रहे हैं। पिछले साल अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ $2.2 ट्रिलियन का कारोबार किया, जिसमें मेक्सिको के साथ $840 अरब, कनाडा के साथ $762 अरब और चीन के साथ $582 अरब का कारोबार हुआ। तो अब कनाडा, मेक्सिको और चीन ने भी फौरन पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है। कनाडा ने कहा कि वो अमेरिका से आने वाले $107 अरब के सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। इसमें से $20.7 अरब के सामान पर तो फॉरेन टैक्स लगा दिया गया है, जबकि $86.26 अरब के सामान पर 21 दिनों के भीतर ही टैरिफ लगाया जाएगा।
कनाडा का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई उसके लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे कनाडा में हजारों नौकरियां जाने का खतरा है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वो अमेरिका को बिजली और अहम खनिजों की सप्लाई में कटौती करने के लिए तैयार हैं। ओंटारियो से न्यूयॉर्क, मिशिगन और मिनेसोटा को बिजली जाती है। वो निकल का निर्यात भी रोकने की धमकी दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका से आने वाले सामान पर 10 मार्च से 10 से लेकर 15% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका से आने वाले सोया, गेहूं, मक्का और कपास पर 15%, पोर्क, बीफ, सी फूड, फल, सब्जियों और डेयरी सामान पर 10%। टैक्स बढ़ाने का फैसला चीन ने भी लिया है। चीन इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चला गया है और साथ ही चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका की 15 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप कारोबार से राजनीति और राजनीति से कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस टैरिफ वॉर से वो अमेरिका को महान बना पाएंगे, ये सवाल है। उनके हाल के कई दांव उल्टे पड़े हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी। ब्रह्मचलानी साहब, जिस तरह का टैरिफ वॉर ट्रंप ने छेड़ा है, उसका क्या असर दिखता है? अमेरिका पर क्या असर होगा? क्योंकि बाकी देश भी चुप नहीं है और पलट कर वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये टैरिफ वॉर जो है वो शुरू हो गई है। इससे क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एजेंडा है ट्रंप का, वो मजबूत हो रहा है या कमजोर? ट्रंप का जो मेन एम ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की गई थी पिछले डेकेड्स में, उस मैन्युफैक्चरिंग को वापस लिया जाए अमेरिका में। तो टैरिफ लगाना एक स्टेप है इन दैट डायरेक्शन, मगर जो असली गोल है कि जो अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के साथ, उस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करना। जिस तरह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है पूरे दुनिया के साथ, बल्कि सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट देश अमेरिका, उसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के साथ, वो ख़त्म हो जाए। और जो देश अब रिटेलिटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, आप देखिए वो लोग, वही देश अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उसके कंपैरिजन में उनका जो इंपोर्ट है कम है। तो जब वो रिटेलिटरी टैरिफ्स लगाते हैं तो उनका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना अमेरिकन टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ेगा उनके गुड्स और सर्विसेज पर। जैसे 10% अमेरिका का टैरिफ, नया टैरिफ हर चाइनीज प्रोडक्ट पर जी। इसका मतलब कि हर चीज चीन से जो जाती है अमेरिका, वो महंगी हो जाएगी। उसके रिटेलिएशन में चीन, तो अमेरिकी लोगों पर तो इसका बड़ा असर पड़ेगा ना, उनके लिए वो हर चीजें महंगी होंगी। तो वो शॉर्ट टर्म में, हाँ आप ठीक कह रहे हैं नगमा, शॉर्ट टर्म में तो पेन होगा, मगर ट्रम्प का लॉन्ग टर्म गोल है कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो, अमेरिका का इंडस्ट्रियल बेस मजबूत हो, अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पार्क दोबारा बने। तो ये जो इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, इसके लिए जो शॉर्ट टर्म पेन भोगना तो पड़ेगा अमेरिकन लोगों को। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिकी लोगों को ये मुश्किल उठानी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लौटे। हमारे साथ बने रहे हैं आप ब्रह्मचलानी। एक और मुद्दे पर आपकी राय चाहेंगे, पहले इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं छोटी सी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सभी तरह की मदद बंद कर दी है। यूक्रेन में ये कहा जा रहा है कि रूस के साथ डील को ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने ऐसा किया है। हालांकि यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंगबंदी और अमन की बात कर रहे हैं और ट्रंप ने यूक्रेन के लिए हर तरह की मदद रोक दी है। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की बेकदरी करने के 3 दिन बाद ट्रंप ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। पहले से मंजूर जो मदद अभी यूक्रेन तक नहीं पहुंची है, उसे रोक दिया गया है। बहुत सारा सामान पोलैंड पहुंच चुका है, वो भी अब आगे नहीं जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि तकरीबन 183 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन को दी गई। हालांकि कुछ गैर सरकारी संगठन इसे 120 अरब डॉलर के आसपास बता रहे हैं। ट्रंप की बेरुखी के बावजूद यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे।
बल्कि अमेरिका का रुख अब उसे अपनी हिफाजत को लेकर नए सिरे से सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी हिफाजत बढ़ाने के लिए 800 अरब यूरो के खर्च की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन को भी बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। यूक्रेन के लोग सदमे में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप अपना फैसला बदलेंगे। В мене є надія, що це, нехай Трамп мене вибачить. Да. Я сподіваюся, що це така тимчасова міра, що все буде добре. लेकिन अमेरिकी फैसले से रूस खुश है। Решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим. रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि अमेरिका का फैसला शांति के लिए बेहतरीन योगदान होगा। उन्होंने कहा कि इस जंग में अब तक अमेरिका ही सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। रूस खुश है और यूक्रेन मायूस। कीव के आज़ादी चौराहे पर मंगलवार को पसरा सन्नाटा इसकी गवाही दे रहा था। तो ब्रह्मा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अमेरिकी मदद जो अब बंद कर दी गई, जिसका ऐलान किया है ट्रंप ने, उससे रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये युद्ध रुक जाएगी इसके बाद? बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका अपना जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो शिफ्ट करना चाहता है यूरोप से टू इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। ये दुनिया का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सेंटर है और यहाँ पर जो चीन के एक्सपेंशनिज्म है उसको रोकने के लिए अमेरिका अब फोकस करेगा। अब जो यूरोप और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंस आया है वो इस वजह आया है कि अमेरिका चीन को अपना मेन थ्रेट मानता है और यूरोप रूस को अपना मेन थ्रेट मानता है, क्योंकि रूस यूरोप के बगल में है बिल्कुल और चीन तो दूर है यूरोप से। तो यूरोपियन देशों को अधिकतर देशों को रूस से खतरा परसीव होता है। तो इस वजह जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी बहुत क्लियर हो गया है कि वो अब इंडो पैसिफिक पर फोकस करेंगे और जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री पीट हेगसेट ने खुलेआम बोला कि अब वो चाहते हैं कि उनका फोकस, अमेरिका का फोकस जी चीन पर पड़े, चीन पर फोकस हो। तो ये युद्ध, यूक्रेन का युद्ध खत्म करना अमेरिका के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। और वैसे भी देखिए 3 साल हो गए इस युद्ध में। यूक्रेन तो ये लड़ाई नहीं जीत रहा है, हार रहा है। 1/4 ऑफ यूक्रेन रूस के कब्जे में है और हर हफ्ते या हर महीने रूस की सेना इंक्रीमेंटली एडवांस कर रही है यूक्रेन के अंदर। तो ये यूक्रेन के अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ये युद्ध खत्म होना चाहिए। मगर जो ज़ेलेंस्की हैं वो फॉरेन एड, वेस्टर्न एड पर काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये अमेरिकन एड और यूरोपियन एड कंटिन्यू हो और उनका सपना है कि अभी भी ये युद्ध जारी रहे। हाँ, ये युद्ध का जो डायरेक्शन है चेंज हो सकता है और यूक्रेन जीत भी सकता है। पर ये तो एक तरह का ड्रीम है उनका। मगर असलियत में क्या है कि यूक्रेन का जो डिवास्टेशन हो रहा है, जिस तरह से यूक्रेनियन लोग मर रहे हैं और जिस तरह से तो आर्मी, यूक्रेन की आर्मी में शॉर्टेज हो गया है मैन पावर का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अमेरिका चाहता है और अमेरिका के हित में वो अपना ध्यान भी वहाँ से हटाना चाहता है और फोकस इंडो पैसिफिक पे शिफ्ट करना चाहता है। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये युद्ध जो जारी है उसका कोई हल नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। 3 साल से ये युद्ध जारी है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है, लेकिन जैसा और भी जगहों पे कहा जा रहा है कि शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अभी भी वेस्टर्न मदद पे, पश्चिमी देशों की मदद पर निर्भर हैं और वो चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये बदलेगा। कुछ और खबरें दिखाते हैं आपको वॉर जोन से। दुनिया के कई इलाकों में जंग चल रही है, जिससे जुड़ी खबरें हैं ये। यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद करने के ऐलान के बाद भी रूस के हमले जारी हैं। सोमवार रात को रूस ने ओडेसा और सुमी शहर पर ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक हमलों में 4 लोग जख्मी हो गए हैं।
यूक्रेन के उत्तर पूर्व में बसे सुमी शहर पर हमला किया गया। बच्चों के एक अस्पताल में इससे आग लग गई, लेकिन इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। और गजा में फिलिस्तीनियों को इस बात की चिंता है कि इजराइल सीमा बंद कर सप्लाई रोक रहा है। इससे गजा पट्टी में ज़रूरी चीज़ों की दिक्कत और बढ़ जाएगी। रमज़ान के महीने में हालात ख़राब हो सकते हैं। ये इलाका पिछले 15 महीनों से बहुत तबाही झेल चुका है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते का पहला चरण ख़त्म हो गया है, लेकिन दूसरे चरण पर सहमति नहीं बनी है। इसके बाद इजराइल ने सीमा बंद करने की घोषणा कर दी। सीज़ फायर के पहले चरण में बड़ी संख्या में लोग गजा वापस पहुंचे। यूएन और गजा में काम कर रहे मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जिस तरह की बर्बादी हुई है उसके हिसाब से यहाँ बहुत कम सामान पहुंच रहा है। अब अगर इजराइल ने रोक लगा दी है तो यहाँ पर और भी बुरा हाल होगा। और जैसा जॉर्डन ने माना था उसके मुताबिक गाजा से 29 बच्चों को इलाज के लिए जॉर्डन ले जाया गया है। दक्षिण गाजा के नासिर अस्पताल के मुताबिक ये 29 बच्चे 43 रिश्तेदारों के साथ इजराइल के रास्ते जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन के शाह ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से बातचीत के दौरान 2000 बच्चों का अपने यहाँ इलाज करवाने की पेशकश की थी। ये प्रस्ताव ट्रंप के सुझाव के बाद आया था कि जॉर्डन और इजिप्ट गाजा से अपने यहाँ ज़्यादा लोगों को ले लें। तो ये तो थी वॉर जोन की खबरें। दुनिया के दूसरे इलाकों की कुछ और अहम खबरें, यानी कि खबरें कोने कोने से। फिलीपींस का एक लड़ाकू विमान लापता हो गया है। ये विमान दक्षिण प्रांत में विद्रोहियों के खिलाफ मिशन पर निकला था। विमान में 2 पायलट थे। ये बताया जा रहा है कि FA-50 जेट एक दूसरे विमान के साथ निकला था, लेकिन सोमवार देर रात उसका संपर्क टूट गया। दूसरा विमान सेबू प्रांत के एयरबेस पर सुरक्षित लौट आया है, लेकिन पहला विमान गायब है। और ग्रीनलैंड में आजकल एक नया नारा चल रहा है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ग्रीनलैंड स्पॉटलाइट में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे, ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ट्रंप के इस बयान से ग्रीनलैंड के लोग बेहद नाराज़ हैं। यहाँ के नालेरिक पार्टी से जुड़ी क्यूपानुक ओल्सन का कहना है कि ग्रीनलैंड को वो खरीद नहीं सकते। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में आता है और माना जाता है कि यहाँ की ज़मीन के नीचे तेल और खनिज के बड़े भंडार हैं। साथ ही ये जगह रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और केन्या में शरणार्थी का संकट गहरा हो रहा है। यहाँ के काकुमा रिफ्यूजी कैंप में भोजन और पानी का संकट हो रहा है। इसे लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कुछ लोग घायल हुए हैं। ये प्रदर्शन हाल ही में मानवीय सहायता में कटौती के बाद हुआ। अमेरिका की एजेंसी USAID ने फंड में कटौती कर दी है, जिसके बाद शरणार्थी कार्यक्रमों के बजट में कमी आ गई है और लोगों के मुताबिक शिविर में स्थितियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं। लोगों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। काकुमा में दक्षिण सूडान, इथियोपिया और सोमालिया समेत कुछ दूसरे देशों के शरणार्थी रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है। और आखिर में अब आज का वीडियो, ऑस्ट्रेलिया का ये वीडियो देखिए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक साइक्लोन किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने इस बारे में चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि अगले कुछ दिन सावधानी बरतें। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान एल्फ्रेड गुरुवार रात या फिर शुक्रवार सुबह तक तट से टकरा सकता है। ब्रिस्बेन समेत दूसरे इलाके के लोग घरों और दुकानों के पास सैंडबैग्स लगा रहे हैं ताकि पानी से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस वीडियो के साथ ही आज NDTV दुनिया में इतना ही। नमस्कार।